आज के इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 3 हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम का पाठ नंबर 6 हमसे सब कहते हैं का पाठ के प्रश्नों का हल और साथ ही में इस पाठ से संबंधित व्याकरण के प्रश्नों को भी देखेंगे। तो सबसे पहले है नया शीर्षक मतलब न्यू टाइटल। इस कविता का एक नया नाम। अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहे तो तुम उसे क्या नाम दोगे? तुम्हें कोई नया सा टाइटल या फिर हेडिंग लिखना है जिसका नाम आप अपनी मर्जी से भी लगा सकते हैं, या फिर हमसे ही क्यों कहते, हम बच्चे भोले भाले और सबका बस हम पर ही चलता। ऐसे ही आप भी अपने मन से सोच सोच के कुछ नया नाम बना सकते हैं। उसके बाद करो मत करो। पाठशाला में मतलब स्कूल में और घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है, नीचे वाली तालिका मतलब लिस्ट में लिखो। तो सबसे पहले क्या क्या करने को कहा जाता है तो वो है जैसे सुबह सुबह जल्दी उठो, सभी बच्चे अपना बिस्तर ठीक करो, जल्दी जल्दी खाना खाओ, बड़ों की हर बात मानो, बड़ों का कहना मानो। और किस काम को करने से मना किया जाता है वो है घर में अपने खिलौने मत फैलाओ, दीवारों पर मत लिखो, आवाज करके मत खाओ, झगड़ा मत करो। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और करने को कहा जाता है और कुछ और करने से मना किया जाता है तो आप इस लिस्ट में, इस तालिका में वो भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न जरा सोचो। सूरज यानी कि सन चांद की रोशनी को मतलब मून लाइट को भगा देता है। जब भी रात से दिन हो जाती है तब हमें हर तरफ सनलाइट ही नजर आती है, लेकिन चांद क्या कहीं चला जाता है? बिल्कुल नहीं। अगली बार जरा आसमान में आप ध्यान से देखिए, आपको आसमान में एक छोटा सा चांद जरूर दिखाई देगा, लेकिन शायद सूरज ने चांद की रोशनी को भगा दिया है, इसीलिए हमें चांद की रोशनी नहीं नजर आती। वैसे ही बादल भी सूरज की रोशनी को भगा देता है। जब क्लाउडी वेदर हो जाता है, ज्यादातर बारिश के दिनों में, तब आसमान में दिन के समय सूरज तो होता है लेकिन बादल उसे ढक देते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि बादल ने सूरज की रोशनी को भगा दिया है। लेकिन क्या ऐसा सच्ची में है? ऐसा तो नहीं, सूरज तो वहीं पे है। उसके बाद तीसरा है हवा भी बादल को भगा देती है। अगर आपने ध्यान से आसमान को देखा है तो आसमान में ये जो सफेद सफेद बादल है ये उड़ते उड़ते ही नजर आते हैं हमको। इन बादलों को कौन उड़ा के ले जाता है? हवा उड़ा के ले जाती है। हवा भी बादलों को भगा देती है। तो अब बताओ कौन किससे ज्यादा ताकतवर है? तो सबसे पहले हम पहले वाक्य को देखते हैं। क्या सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है? तो फिर इसका उत्तर ये है कि चांद की अपनी रोशनी नहीं होती। चांद तो सूरज की रोशनी से ही चमकता है। जब सूरज की रोशनी चांद पे पड़ती है ना, तब वही रोशनी चांद से रिफ्लेक्ट होके यानी कि चांद से टकरा के पृथ्वी पे, अर्थ पे आती है और तभी हमें चांद की रोशनी दिखाई देती है। तो फिर ये कहना सही हो सकता है कि सूरज चांद से ज्यादा ताकतवर है। अभी दूसरा वाक्य, क्या बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है? कुछ समय के लिए तो दिखने में ऐसा ही लगता है। बादल उड़ते उड़ते कुछ समय के लिए सूरज को ढक देते हैं। ढकना मतलब कवर करना, ऊपर से कवर कर देते हैं, लेकिन फिर बादल हटते ही सूरज फिर से चमकने लगता है। ये सिर्फ कुछ ही समय के लिए ही होता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बादल सूरज से ज्यादा ताकतवर है। और तीसरा था और सूरज से ज्यादा ताकतवर है, तो इसका जवाब तो आपने अपनी पिछली कक्षा क्लास 2 में इंग्लिश के टेक्स्ट बुक चैप्टर द विंड एंड द सन में पढ़ ही लिया था। सबसे ज्यादा ताकतवर तो सूरज ही था, इसीलिए हम कह सकते हैं कि सूरज ही सबसे ज्यादा ताकतवर है। अम्मा पापा भैया दीदी सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है, मतलब सभी बड़े अपनी हर एक बात बच्चों को मनवा ही लेते हैं, उसी को कहते हैं बस चलना। तो अब बताओ कि तुम्हारा किस किस पर बस चलता है? वो है मेरे खिलौने, वो है मेरे खिलौनों पर और मेरे छोटे भाई बहनों पर मेरा बस चलता है। प्रश्न 2, तुम्हारे घर में
तुम्हें कौन कौन टोकता रहता है? उत्तर, मेरे घर में मुझे मेरी माँ, मेरे पापा, भैया, दीदी व दादा दादी टोकते रहते हैं। वह का मतलब और होता है। प्रश्न 3, किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है? उत्तर, अधिक समय तक टीवी और मोबाइल देखने पर, घर में खिलौने बिखेरने पर, बिखेरने का मतलब भी स्प्रेड करना होता है, फैलाना होता है, और पढ़ाई नहीं करने पर मुझे अक्सर टोका जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी चीज कहाँ? शालू एक लड़की का नाम है, उसको बहुत सी चीजों के नाम आते हैं। उनके नामों को लिखकर पट्टी भर ली। पट्टी मतलब एक स्मॉल स्ट्रिप ऑफ पेपर भर लिया उसने। अब नीचे लिखी गई इन नामों को हमें अलग अलग लिस्ट में अरेंज करना है। इन सभी चीजों को हमें 3 लिस्ट में लिखना है। पहला है जानवर या फिर पक्षी का नाम, दूसरा है खाने पीने के सामान का नाम, और तीसरा है खेल का नाम या फिर खेल के सामान का नाम। पहला शब्द शक्कर। शक्कर क्या होता है? शुगर, चीनी। ये एक खाने पीने का सामान है। किस अक्षर में लिखेंगे? सबसे नीचे जो श है वहां पे लिखेंगे शक्कर। उसके बाद है कबड्डी। कबड्डी एक गेम का नाम होता है, खेल का नाम। तो इस क के लाइन में हम यहाँ पे लिखेंगे कबड्डी। उसके बाद है पपीता, मतलब पपाया। पपाया को हम खाते हैं, तो फिर यहाँ पे हम प से पपीता लिखेंगे। उसके बाद है मार कुटाई। आप जो 0 क्रॉस वाला गेम खेलते हो ना, उसी को कहते हैं मार कुटाई। तो हम इसको तीसरे लिस्ट में लिखेंगे, म से यहाँ पे मार कुटाई। उसके बाद है लोमड़ी। लोमड़ी एक जानवर है, ल से लोमड़ी। उसके बाद है गुलाब जामुन। ये एक ही शब्द है, बीच में गलती से यहाँ पे कॉमा लग गया है। गुलाब जामुन एक मिठाई होता है, खाने का सामान, तो हम ग से लिखेंगे गुलाब जामुन। उसके बाद है शेर। शेर एक जानवर है, हम लिखेंगे श से शेर। उसके बाद है ककड़ी, मतलब कुकुम्बर, जिसे हम खाते हैं सलाद में, क से ककड़ी। उसके बाद श से शतरंज। शतरंज एक खेल होता है जिसे हम इंग्लिश में चेस बोलते हैं। श से शतरंज एकदम लास्ट में लिखेंगे। उसके बाद ब से बल्ला। बल्ला मतलब बैट, जिससे आप क्रिकेट खेलते हो, ये पहले से ही लिखा है। उसके बाद है मगर, मतलब मगरमच्छ, क्रोकोडाइल एक जानवर का नाम है, म से मगर। उसके बाद है लड्डू, एक मिठाई का नाम, खाने का सामान, ल से लड्डू। उसके बाद ग से गाय। गाय एक जानवर है, हम लिखेंगे ग की तालिका में। उसके बाद ब से बेर। बेर छोटे छोटे फल होते हैं, खाने का सामान। उसके बाद पेड़ा। पेड़ा एक मिठाई होती है, खाने का सामान, प से पेड़ा। ब से बकरी। बकरी एक जानवर है, ब की तालिका में लिखेंगे। ग से गिल्ली। गिल्ली एक खेलने का सामान होता है जिससे बच्चे गिल्ली डंडा खेलते हैं, शायद आपने अपने गांव में खेला होगा। उसके बाद क से कबूतर, जो कि एक पक्षी है, हम लिखेंगे क की तालिका में। प से पतंग। पतंग एक खेलने का सामान है जिसे हम लिखेंगे प की तालिका में। म से मसाले। मसालों का इस्तेमाल खाना बनाने में होता है, मतलब ये खाने का सामान है। ल से लट्टू, खेलने का सामान है। उसके बाद है त से तोता, जो एक पक्षी है, बर्ड। लेकिन त का तो कोई तालिका ही नहीं है, तो आप त अलग से लिखेंगे और सामने लिखेंगे तोता। उसके बाद है श से शहतूत। शहतूत एक तरीके का फ्रूट होता है, फल होता है, इसीलिए इसको हम खाने पीने के सामान में लिखेंगे एकदम लास्ट में। इसे इंग्लिश में मलबरी भी बोलते हैं। उसके बाद लास्ट है च से चटनी, जो आप इडली डोसा के साथ चटनी खाते हैं या फिर धनिया पत्ते की चटनी भी खाते हैं, ये भी खाने पीने का सामान है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे च की कोई अलग तालिका नहीं, त और च का अलग तालिका बनाकर उसमें तोता और चटनी लिखेंगे। उसके बाद अगला है वर्णमाला क्रम से शब्दों को लिखना। क्रम से लगाना मतलब ऑर्डर में लगाना है, वर्णमाला के ऑर्डर में। जिस शब्द का पहला वर्ण सबसे पहले आता है उसको पहले लिखना है, और जिस शब्द का पहला अक्षर एकदम लास्ट में आता है उसे एकदम लास्ट में लिखना है। तो सबसे पहला है जानवर या फिर पक्षी का नाम। तालिका में हमने इन सब जानवर और पक्षियों के नाम लिखे हैं। सबसे पहले है क से कबूतर, क्योंकि क वर्णमाला में सबसे पहले आता है। उसके बाद ग से गाय, तीसरे नंबर पे ब से बकरी, ब के बाद म आता है, म से मगर, म के बाद ही ल आता है, ल से लोमड़ी, और लास्ट में श आता है, श से शेर। इसी तरह
खाने पीने का सामान। सबसे पहले क से ककड़ी, क के बाद ग आता है गुलाब जामुन, ग के बाद ही नीचे प आता है, इसीलिए प से पपीता। लेकिन प से पेड़ा भी आता है, तो फिर हमें कैसे पता पपीता पहले लिखेंगे कि पेड़ा? जब भी पहला वर्ण सेम होता है तब हमें उसके मात्रा को देखना होता है। जैसे प के साथ कोई मात्रा नहीं है, प पे सिर्फ अ का साउंड है, लेकिन इस प पे ए की मात्रा है, मतलब ए का साउंड। और क्योंकि हमारे स्वर में अ पहले आता है, अ आ ई ए बाद में आता है, इसीलिए हमने इस प ए की मात्रा पेड़ा को बाद में लिखा है। पेड़ा लिखने के बाद ब से बेर, ब के बाद ही म आता है, म से मसाला, म के बाद ल आता है, ल से लड्डू, ल के बाद श आता है, श से शक्कर, श से फिर दो शब्द आ गए, श से शक्कर, श से शहतूत। जब पहला वर्ण सेम होता है तब हमें देखना होता है उसकी मात्रा, लेकिन यहाँ पे मात्रा भी नहीं है, दोनों में ही श के साथ अ का साउंड है, इसलिए तब हम देखेंगे सेकंड वर्ण को। सेकंड वर्ण, दूसरा वर्ण यहाँ पे क है, जबकि यहाँ पे दूसरा वर्ण ह है। तो फिर पहले कौन आता है? क आता है कि ह आता है? पहले तो क ही आता है, इसलिए हमने श क वाला शब्द शक्कर पहले लिखा है और श ह वाला शब्द शहतूत बाद में लिखा है। तीसरा है खेल के नाम या फिर सामान। सबसे पहले क से ककड़ी, लेकिन क से कबड्डी भी है। हम सबसे पहले क की मात्रा देखेंगे, यहाँ पे भी क की मात्रा नहीं है, यहाँ पे भी क की मात्रा नहीं है। अब हम देखेंगे सेकंड लेटर यानी कि दूसरे वर्ण को। यहाँ पे भी दूसरे नंबर पे क है, लेकिन यहाँ पे दूसरे नंबर पे ब है, तो पहले कौन आता है? क ही आता है ना, इसीलिए हमने ककड़ी को पहले लिखा है और कबड्डी को बाद में लिखा है। क होने के बाद फिर आता है ग, ग से गिल्ली, गिल्ली के बाद नीचे यहाँ पे प से पतंग, प के बाद ब आता है, ब से बल्ला, ब के बाद म आता है, म से मार कुटाई, म के बाद नीचे वाली लाइन में ल आता है, ल से लट्टू, और लास्ट में आता है श से शतरंज। इसी तरीके से हम पहले वर्ण को देखकर ही वर्णमाला के क्रम में सभी शब्दों को सजाते हैं। अगला हम पढ़ेंगे हमसे सब कहते कविता में जिन लोगों के, चीजों के और जगहों के नाम आए हैं उन्हें नीचे लिखी गई तालिका में लिखो। तालिका यानी कि लिस्ट। किन किन लोगों के नाम आए हैं? भैया, अम्मा और पापा, इनके नाम आए हैं। किन किन चीजों के नाम आए हैं? चीजें मतलब थिंग्स, वो है खिलौने। उसके बाद तीसरा है किन किन जगहों के नाम आए हैं, तो घर में बहुत सारे जगह है, यहाँ, अंदर, घर भर में और बाहर, ये अलग अलग जगहों के नाम हैं। अगला है आपके लिए एक कहानी, फॉक्स एंड द क्रो की स्टोरी। कौवा और लोमड़ी। एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। लोमड़ी ने सोचा क्यों ना मैं इस कौवे को बुद्धू बनाकर, बेवकूफ बनाकर इसके मुंह से ये रोटी ले लूं। तो लोमड़ी ने क्या किया? लोमड़ी ने बोला, कौवे भाई तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, मुझे भी एक गाना सुनाओ ना। कौवे को इतना अच्छा लगा अपनी तारीफ सुन के कि वो झट से गाना गाना शुरू हो गया, और जैसे ही उसने गाने के लिए मुंह खोला उसकी रोटी नीचे गिर गई और लोमड़ी रोटी को लेके चली गई। अब आओ इन्हीं चित्रों से एक नई कहानी बनाएं। अपने मन से आपको एक नई कहानी बनानी है। तो सबसे पहले कौवा रोटी को मुंह में लेके बैठा हुआ है। एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। उसके बाद क्या हुआ होगा? लोमड़ी ने सोचा क्यों ना मैं इस कौवे को मूर्ख बनाकर रोटी ले लूं। फिर लोमड़ी ने कहा, कौवे भाई तुम इतना अच्छा गाते हो, मुझे भी एक गाना सुनाओ ना। लेकिन इस बार कौवा इंटेलिजेंट था, वो बुद्धिमान था। उसने क्या किया? कौवे ने रोटी के टुकड़े को अपने पंजे के नीचे दबाया और गाना गाना शुरू कर दिया। बेचारी लोमड़ी दुखी होकर वहां से चली गई और फिर कौवे ने मजे से अपनी रोटी खाई। अगर आपके मन में भी इस चित्र को देख के कोई और कहानी आती हो तो आप उसे भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारे पाठ का एकदम अंतिम प्रश्न। यहीं पे हम अपना वीडियो खत्म करते हैं। पार्ट 1 में हमने चैप्टर को इंग्लिश और हिंदी शब्दार्थ के साथ अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ रहे।